कक्षा 10वीं के लिए विभिन्न पाठों के एनालिसिस में यहाँ हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो कक्षा 10वीं का विज्ञान का चैप्टर 1 है। इसका संपूर्ण विवरण हम देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। जो दो पदार्थ आपस में मिले हैं उनके गुणधर्म नए बनने वाले पदार्थ के गुणधर्म से अलग होंगे। तो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल या पानी का निर्माण करते हैं और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन इतनी क्रियाएँ हो सकती हैं। और बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, अवसन और अपकेंद्रीकरण, यह सब रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है। यह रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। जैसे भोजन का पाचन होता है वह रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया में भी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है और दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त होता है उसके पश्चात उसे पुनः वापस नहीं किया जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्रिया करते हैं, उत्पाद प्राप्त होता है। तो अभिकारक क्या है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है वह उत्पाद कहलाते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। अभिकारक हमने देखे वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ निर्मित होता है वह उत्पाद कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल या पानी का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और यहाँ पर पानी या जल का निर्माण हुआ, यह उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी यहाँ पर देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे A+B=C। A एक अभिकारक है, B एक अभिकारक है, दोनों ने आपस में क्रिया की और उत्पाद C प्राप्त हुआ। उदाहरण, कोयले का दहन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 का निर्माण हुआ। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन अभिकारक हैं और CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है। जैसे जल का निर्माण होता है, H2 और हाइड्रोजन O2 ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिकारक हैं और जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यह संयोजन अभिक्रिया है, जहाँ पर दो अभिकारक मिलते हैं, उनका संयोजन होता है और एक उत्पाद प्राप्त होता है। यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न बनता है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A उत्पाद है और यह टूटकर B+C में परिवर्तित हो गया तो यह वियोजन अभिक्रिया होगी। यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया के यहाँ प्रकार हैं ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मा के द्वारा जब अभिकारक टूटकर दो उत्पाद में बदलता है तो ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। विद्युत के द्वारा एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो विद्युत वियोजन कहलाता है। और प्रकाशीय क्रिया के द्वारा कोई अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम आगे और विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर हम देखें ऊष्मीय वियोजन, अभिकारक का ऊष्मा या गर्मी द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। अभिकारक को जब ऊष्मा प्राप्त होती है और वियोजन हो जाता है
तो उसमें वियोजन कहलाती है क्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2 इसे ऊष्मा प्राप्त हुई, यह CaO प्लस CO2 में परिवर्तित हो गया, यह उसमें वियोजन की क्रिया होती है। विद्युत वियोजन विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे H2O में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल दो उत्पादों में टूट जाता है, यह क्रिया विद्युत वियोजन कहलाती है। प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl इक्वल टू सूर्य का प्रकाश मिला इसे है Ag प्लस Cl सिल्वर और क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है, यह क्रिया प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। इस अभिक्रिया का उपयोग स्वयं श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है तो उसमें प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसमें सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है, यह क्रिया प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक और क्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वह कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर हम देखें Fe या आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, इन दोनों ने आपस में क्रिया की तो यहाँ पर सल्फेट का परमाणु आयरन पर विस्थापित हो जाता है और कॉपर पृथक हो जाता है। तो सल्फेट का विस्थापन हो जाता है यहाँ पर आयरन के साथ, जो पहले कॉपर के साथ था सल्फेट का परमाणु वह आयरन के साथ विस्थापित हो जाता है। Fe लोहा CuSO4 कॉपर सल्फेट, FeSO4 लोहे का सल्फेट और कॉपर, यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया का एक और प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 इक्वा बेरियम क्लोराइड इक्वल टू BaSO4 और प्लस NaCl BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर यौगिक के आयन परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ सोडियम के साथ सल्फेट था सोडियम सल्फेट, यह बेरियम सल्फेट हो जाता है। सल्फेट का परमाणु बेरियम पर विस्थापित हो जाता है और क्लोरीन का परमाणु सोडियम के साथ विस्थापित हो जाता है। तो अभिक्रिया होती है Na2SO4 प्लस सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। यह क्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर आयन दोनों पदार्थों पर या दोनों तत्वों पर अलग अलग विस्थापित हो जाते हैं, क्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवलेय अवक्षेप का निर्माण होता है इस क्रिया में। तो यहाँ पर हमने देखा जब दोनों पदार्थों के आयन एक दूसरे पर विस्थापित हो जाते हैं तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन होता है CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा, यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में क्रिया होने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें ऊष्मा शोषित होती है तो वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब हम देखेंगे उपचयन और अपचयन क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान यह दो क्रियाएं होती हैं, उपचयन होता है और अपचयन होता है। उपचयन पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। इस क्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, वह क्रिया उपचयन कहलाती है। और अपचयन पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है,
यह क्रिया अपचयन कहलाती है। तो अपचयन अभिक्रिया में पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास होना, जैसे C+O2 = CO2 और कॉपर ऑक्साइड CuO + H2 ऊष्मा = Cu + H2O। तो यहाँ हम देख रहे हैं C+O2 = CO2। इस क्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है और CuO + H2 ऊष्मा दी, कॉपर + H2O का निर्माण हुआ। तो यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो यह क्रिया अपचयन कहलाती है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, जैसे यहाँ पर संक्षारण, यह उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाती है। यह संक्षारण है। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाती है। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत, यह सब संक्षारण क्रिया के उदाहरण हैं। यदि आपसे संक्षारण क्रिया के उदाहरण पूछे जाते हैं तो लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है, चांदी पर काली परत लगना संक्षारण का उदाहरण है और तांबे पर हरी परत लगना संक्षारण का उदाहरण है। विकृत गंधिता, वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। यह विकृत गंधिता कहलाती है। वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर या तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। यह क्रिया विकृत गंधिता कहलाता है। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों या सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यह रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ को प्रतीकों या सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम रेवन का वायु या ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। यहाँ पर अवस्था भी दी गई है, सॉलिड अवस्था या ठोस, लिक्विड या द्रव, गैस या एक्वस माने जलीय विलयन। यहाँ पर इन्हें प्रतीकों के द्वारा उसकी अवस्था को भी दर्शाया गया है। आपने रासायनिक समीकरणों में देखा होगा एस, एल, जी और AQ, इस प्रकार के संकेतों से रासायनिक समीकरण को दर्शाया जाता है। यह पदार्थ की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एस सॉलिड या ठोस है, एल लिक्विड या द्रव को दर्शाया जाता है एल से, और जी से गैस को दर्शाया जाता है, और AQ से एक्वस या जलीय विलयन को दर्शाया जाता है। यह संकेत होते हैं और विभिन्न अभिकारकों को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है एक रासायनिक समीकरण में। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इस अध्याय में हमने देखा भी है कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। तो संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो जब अभिकारक क्रिया करते हैं और जो उत्पाद प्राप्त होता है तो द्रव्यमान वही होता है। जो द्रव्यमान अभिकारकों का होगा वही द्रव्यमान उत्पाद का भी होगा। इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ मात्रा बराबर करनी होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, और इसी नियम के कारण रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। निष्कर्ष: रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब जो अभिकारक हैं, जितने परमाणु अभिकारक के हैं उतने ही परमाणु उत्पादकों के भी होना चाहिए। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित या रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अभिकारक मिलकर जो उत्पाद प्राप्त करते हैं, तो जितने परमाणु अभिकारक के होंगे उतने ही परमाणु उत्पाद के भी होना चाहिए।
इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है।